गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। जैसा कि कल हमने अल्फा एमिनो एसिड की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी किया, आज हमारा नेक्स्ट इसी में आता है ज्यूटर आयन। व्हाट इज द ज्यूटर आयन? ज्यूटर आयन क्या होते हैं? इन एमिनो एसिड्स एसिडिक ग्रुप लूज H plus ion form carboxylate ion and basic group NH2 except this H plus ion forms NH3 plus ions. Thus, a dipole ion is formed which is known as deuter ion. It is amphoteric in nature. इसका मतलब क्या हुआ? हमारे पास ये हमारा एक एमिनो एसिड है जिसके अंदर हमें पता है एक NH2 ग्रुप होता है जिसका नेचर हमारा बेसिक होता है, और ये हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है जिसका नेचर एसिडिक होता है। तो एसिडिक नेचर अपनी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग H प्लस आयन यहाँ से लूज करता है, और ये H प्लस आयन यहाँ से निकलता है तो कार्बोक्सिलेट आयन COO माइनस हमें मिलता है। अब ये बेसिक आयन है, बेसिक ग्रुप है। बेसिक ग्रुप की प्रॉपर्टी क्या होती है? H प्लस आयन को एब्जॉर्ब करने की। तो ये यहाँ से H प्लस आयन ये NH2 इसको गेन करता है। क्यों करता है? क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से ये इस H प्लस आयन को एक्सेप्ट कर लेता है, जिसकी वजह से ये NH3 प्लस आयन में चेंज हो जाता है और कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोक्सिलेट आयन के अंदर चेंज हो जाता है। अब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हमारा एक पार्ट पॉजिटिव आ गया और सेकंड पार्ट नेगेटिव आ गया। इसके अंदर दो पोल हो गए, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, इसलिए हम इसको डाइपोल भी कहते हैं। और ये डाइपोल एक आयनिक होता है। इट इज एम्पोटेरिक इन नेचर, और ये एम्पोटेरिक नेचर का होता है। इस एम्पोटेरिक नेचर मीन्स होता है कि ये एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन करता है, इसलिए हम इसको एम्पोटेरिक भी कहते हैं। और इसका एक कॉमन नेम और आ जाता है जिसको हम कह देते हैं कॉमन सोल्ट। कॉमन सोल्ट की वजह से इसमें जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव होता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ एमिनो एसिड्स। अब एमिनो एसिड का हम आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट देखते हैं। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट का मतलब होगा अगर हम एमिनो एसिड को इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में रखें तो उसके ऊपर कोई प्रभाव ना पड़े, उसको हम कहते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ एमिनो एसिड्स। लेकिन ये एक कंडीशन पर देखा जाता है जिसमें हम पीएच को मेंशन करते हैं। अब आप देखिए, इट इज ए पीएच, ये एक पीएच है एट विच द एमिनो एसिड डज नॉट माइग्रेट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। मीन्स ये एक ऐसे पीएच पर होता है कि अगर जो हमारा एमिनो एसिड है उसका कोई पीएच वैल्यू होगा, उस पीएच वैल्यू के ऊपर अगर हम उस एमिनो एसिड को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके अंदर जो आयंस प्रेजेंट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में किसी भी आयंस की तरफ नहीं जाते। मीन्स जैसे कि आपको पता है जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड करते हैं तो उसके अंदर हमारा एक कैथोड और एक एनोड प्रेजेंट होता है, तो इनमें से कोई भी आयन कैथोड और एनोड की साइड मूव नहीं करता। तो उस सॉल्यूशन का जो पीएच वैल्यू होता है उसी को हम उसका आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट कहते हैं। दिस मीन्स इट इज द पीएच। इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं इट इज द पीएच एट विच द एमिनो एसिड इज न्यूट्रल। और इस पीएच पर एमिनो एसिड क्या होता है? न्यूट्रल। न्यूट्रल होगा तो सिंपल सी बात है उसके अंदर कोई भी एसिड, कोई भी कैटायन और एनायन प्रेजेंट नहीं होंगे, जिसकी वजह से वो न्यूट्रल रहेगा। तो ये आपका आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट हो जाता है। अब नेक्स्ट हमारा आता है पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है और किसे हम कहते हैं? आप सभी जानते हैं कि जो प्रोटीन्स होती है, प्रोटीन्स अल्फा एमिनो एसिड का एक पॉलीमर होता है। मींस अल्फा एमिनो एसिड पॉलीमर मींस क्या हो गया कि बहुत सारे एमिनो एसिड जुड़कर सबसे पहले एक लॉन्ग चेन बनाते हैं, फिर बहुत सारी ऐसी लॉन्गेस्ट चेन बन जाती है जो आपस में किसी ना किसी बॉन्ड के द्वारा जुड़कर प्रोटीन बनाती है। अब हम बात करते हैं कि इसमें पेप्टाइड बॉन्ड का क्या रोल है। तो जो अल्फा एमिनो एसिड्स आपस में जुड़कर एक लॉन्ग चेन बनाते हैं, उसके अंदर जितने भी एमिनो एसिड होते हैं वो सभी के सभी जिस बॉन्ड से आपस में जुड़ते हैं उसी को हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। जैसे कि आपने इससे पहले वाले पोर्शन में पढ़ा है, जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स थे वो आपस में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से जुड़ते हैं। यहाँ पर ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड ना होकर यहाँ पर पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। ये बात आप ध्यान रखें, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड मोनोसैकेराइड यूनिट्स के बीच बनता है और पेप्टाइड बॉन्ड अल्फा एमिनो एसिड्स के बीच बनता है, और अल्फा एमिनो एसिड प्रोटीन का निर्माण करती है। तो हम ये कह सकते हैं द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बिटवीन एमिनो एसिड्स, द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बिटवीन एमिनो एसिड्स इज नॉन एज पेप्टाइड बॉन्ड।
इट इज रिप्रेजेंटेड बाय CONH और इसको हम CONH से रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए हमारे पास दो एमिनो एसिड है, दोनों एमिनो एसिड्स सेम भी हो सकते हैं और दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं। दोनों सेम हो या फिर दोनों डिफरेंट हो, दोनों के लिए कंडीशन क्या है, जो हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप है उससे तो हमारा OH ग्रुप यहाँ से निकल जाता है और जो दूसरा है हमारा उससे एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाता है और दोनों वाटर मॉलिक्यूल बनाकर यहाँ से एलिमिनेट हो जाते हैं। अब क्या बचता है, NH2 सिंगल बॉन्ड CH4 सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे CO बच गया, CO डायरेक्टली किससे जुड़ गया, N से, और ये क्या है NH के बाद CH सिंगल बॉन्ड R, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। अब ये जो नया बॉन्ड बना है इसी को हम पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि किसी भी प्रोटीन के अंदर जितने अल्फा एमिनो एसिड प्रेजेंट होते हैं उन सभी के बीच पेप्टाइड बॉन्ड बना होता है और इस पेप्टाइड बॉन्ड को हम CONH से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमारा इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स। अब इसमें सबसे पहला आता है प्रोटीन्स आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट क्लासेस ऑन द फॉलोइंग बेसिस। कुछ बेसिस के आधार पर प्रोटीन्स को क्लासिफाई किया जाता है। इसके अंदर सबसे पहला है बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर शेप। इनके मॉलिक्यूलर शेप के अकॉर्डिंग प्रोटीन हमारे पास दो टाइप की होती है। पहला फाइबर्स प्रोटीन। अब ये फाइबर्स प्रोटीन क्या होती है, when the polypeptide chains are parallel and are held together with hydrogen bond and disulfide bonds, then fibers like structure is formed known as fibers protein and it is water insoluble। means फाइबर्स प्रोटीन एक ऐसी प्रोटीन होती है जिसके अंदर अल्फा एमिनो एसिड जुड़कर एक लॉन्ग चेन बनाती है जो कि लीनियर चेन होती है। ये सभी लीनियर चेन एक दूसरे के पैरेलल होती है और ये सभी लीनियर चेन एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड और डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी होती है। हमने पढ़ा है हमारे पास 20 एमिनो एसिड्स थे जिसके अंदर कुछ दो एमिनो एसिड्स ऐसे भी है जिनमें डाइसल्फाइड मीन्स जिनके अंदर सल्फर पाया जाता है और सल्फर भी बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करता है। तो इसलिए इसमें दो टाइप के बॉन्ड बनते हैं, पहला हाइड्रोजन बॉन्ड एंड सेकंड इज डाइसल्फाइड बॉन्ड। डाइसल्फाइड बॉन्ड केवल उन्हीं एमिनो एसिड्स के अंदर बनते हैं जिनमें सल्फर एटम प्रेजेंट होता है। देन फाइबर्स लाइक स्ट्रक्चर इज फॉर्म और तब फाइबर्स टाइप मीन्स धागे जैसा एक स्ट्रक्चर हमें मिलता है। इट इज वाटर इनसोल्यूबल और ये वाटर के अंदर सोल्यूबल नहीं होती। अब इसके कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। जैसे सबसे पहला एग्जांपल हमारे पास आ जाता है कीरेटिन। कीरेटिन क्या होती है, ये प्रेजेंट होती है स्किन हमारी त्वचा में, बाल में और ऊन में, जिसको हम ऊन कहते हैं, ये उनके अंदर हमें मिलती है। एंड सेकंड इज मायोसिन। मायोसिन प्रेजेंट होती है मसल्स, जो मसल्स होते हैं उनके अंदर हमारी मायोसिन प्रोटीन मिलती है और जो हमारी स्किन, हेयर, वूल ये होते हैं इनके अंदर हमें केरेटिन प्रोटीन मिलती है। तो ये हमारा सबसे पहला क्लासिफिकेशन था, उसके अंदर ये पहला पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट आता है ग्लोबुलर प्रोटीन। ग्लोबुलर प्रोटीन में क्या होगा, जो हमारी पॉलीपेप्टाइड चेन होंगी, जो एमिनो एसिड की पॉलीपेप्टाइड चेन होंगी वो आपस में ऐसे घूमकर स्पेरिकल शेप बनाएगी। ये स्पेरिकल शेप जितनी भी बनेगी ये सभी स्पेरिकल शेप आपस में वीक हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ी होती है। अब आप इसकी डेफिनेशन देख लीजिए। When the chain of polypeptide coil around to give a spherical shape, these are held together with weaker hydrogen bond। वीकर हाइड्रोजन बॉन्ड मीन्स इसमें क्या हो गया कि जो हमारी पॉलीपेप्टाइड चेन होंगी वो घूमकर स्पेरिकल शेप बनाएंगे और ये जितनी भी स्पेरिकल शेप बनेगी ये सभी आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ी होंगी। अब इसके हमारे पास दो एग्जांपल आते हैं। सबसे पहला एग्जांपल आता है इसका हमारे पास इंसुलिन। इंसुलिन में यही प्रोटीन होती है। सेकंड एल्बुमिन। एल्बुमिन प्रोटीन जो अंडे में मिलती है हमें, ये भी ग्लोबुलर प्रोटीन होती है। अब इसके बाद सेकंड क्लासिफिकेशन आता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर। अब इनके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमें पता है कि हमारी प्रोटीन्स चार टाइप की होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाटर्नरी। तो अब इसमें सबसे पहला स्ट्रक्चर हमारा आ जाता है प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है,
प्राइमरी स्ट्रक्चर में केवल क्या होगा, जो हमारी पॉलीपेप्टाइड चेन होती है वो सभी मिलकर प्रोटीन्स बनाती है। तो इसके अंदर जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है उसके अंदर जो अल्फा एमिनो एसिड की एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होती है, वही स्पेसिफिक सीक्वेंस हमारी प्राइमरी स्ट्रक्चर बनाती है। अगर उस स्पेसिफिक सीक्वेंस में हम कोई भी चेंज कर दे तो तब उस प्राइमरी स्ट्रक्चर जो प्रोटीन है, तब जो प्रोटीन है उसकी प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाती है। अब जैसे प्राइमरी स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं, द स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड्स इज सेड टू बी द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। मीन्स जो किसी भी पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर अल्फा एमिनो एसिड का स्पेसिफिक सीक्वेंस है उसी को हम प्राइमरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझे, नॉर्मल हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड बाय 574 एमिनो एसिड यूनिट्स। मतलब जो हमारा हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल होता है उसके अंदर 574 एमिनो एसिड यूनिट्स होती है जो आपस में पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ी होती है। इफ सीक्वेंस ऑफ इवन वन एमिनो एसिड इज चेंज, अगर इसके अंदर इतने अल्फा एमिनो एसिड में से किसी एक अल्फा एमिनो एसिड का हम सीक्वेंस चेंज कर दें तो द मॉलिक्यूल बिकम्स डिफेक्टिव, तब वो मॉलिक्यूल डिफेक्टिव हो जाता है। एंड पर्सन गेट अफेक्टेड विद ए डिजीज नेम्ड सिकल सेल एनीमिया। अगर हम केवल इतना सा चेंज कर दे, 574 मॉलिक्यूल में से केवल एक अल्फा एमिनो एसिड का सीक्वेंस चेंज कर दे तो तब जो पर्सन है, जो व्यक्ति है, उसके अंदर एक डिजीज आ जाती है जिसको हम सिकल सेल एनीमिया कहते हैं और वो उस बीमारी से ग्रसित हो जाता है। तो जैसे नॉर्मल हीमोग्लोबिन में मान लीजिए हमारे पास वैलिन, हिस्टिडाइन, ल्यूसीन, थ्रियोनिन, प्रोनिन, वैलिन, ग्लाइसिन और लाइसिन, ये कुछ अल्फा एमिनो एसिड है जो एक सीक्वेंस में जुड़े हुए हैं। इनमें से मैंने ग्लाइसिन को चेंज कर दिया वैलिन से, अगर मैं केवल इसमें इतना सा चेंज कर दूं तो इतना चेंज करने से इस पूरी प्रोटीन की प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी और ये डिफेक्टिव बन जाएगा किसी भी पर्सन के लिए और उसके अंदर ये नामक रोग उत्पन्न कर देगा। तो ये हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर हो गया। और ध्यान दें, प्राइमरी स्ट्रक्चर में जितने भी हमारे अल्फा एमिनो एसिड होते हैं वो सभी केवल पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं। और पेप्टाइड बॉन्ड हमने पढ़ा है एक कोवेलेंट बॉन्ड होता है जिसमें CONH ये होता है और ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अब हमारा सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन क्या होता है, ध्यान दें, जो पहला प्राइमरी स्ट्रक्चर है उससे सेकेंडरी बनेगा। जब सेकेंडरी स्ट्रक्चर को हम और ज्यादा फोल्ड करेंगे तो तब हमारा टर्सरी स्ट्रक्चर बनता है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या होता है? द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन रिफर्स टू द शेप इन विच लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन कैन एग्जिस्ट, जिसके अंदर पॉलीपेप्टाइड की लॉन्ग चेन होती है, जिसमें पॉलीपेप्टाइड की लॉन्ग चेन होती है, ये उस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। द एग्जिस्ट इन 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स। ये जो लॉन्ग चेन होती है ये डिफरेंट स्ट्रक्चर में मिलकर हमें सेकेंडरी स्ट्रक्चर की 2 शेप देती है। सबसे पहली अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। कितने स्ट्रक्चर देते हैं? 2। सबसे पहला स्ट्रक्चर हमारा हो जाता है अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। अब ये अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर की बात करते हैं हम, क्या होते हैं? जैसे हम देखते हैं हमारे घर पर एक पेंच होता है बड़ा, उस पेंच में हम ऐसे घुमाव देखते हैं, तो वो जो घुमाव होते हैं वो सभी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मींस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होते हैं, जिसको हम राइट हैंडेड स्क्रू बोलते हैं। उसमें सब के सब ऐसे राइट हैंडेड ऐसे यहां से ऐसे घुमाव चलते रहेंगे, इस टाइप में होते हैं। इट इज ए स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इन विच पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्म्स ऑल पॉसिबल हाइड्रोजन बॉन्ड। इसका मतलब ये होगा कि इस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए जो हमारे पास पॉलीपेप्टाइड चेन होती है उनके अंदर जो अल्फा एमिनो एसिड होते हैं उन सभी चेन्स के बीच जितनी भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की पॉसिबिलिटी है वो सभी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। बाय ट्विस्टिंग इनटू ए राइट हैंडेड हेलिक्स with the NH group of each amino acid residue hydrogen bonded to the carbonyl group of an adjacent end of the helix। इसका मतलब ये होगा कि जो हमारे पास
देखो अब ये हाइड्रोजन बॉन्ड, ये तो मैंने आपको बता दिया कुछ इस टाइप से झुकी हुई होती है, ये जो आपकी बुक में भी ऐसे बनी हुई होगी, आप इसको एक बार देख लेना। अब इसमें क्या होता है कि जो हमारा अल्फा हेलिक्स की इस टाइप से शेप है, उसके पास अगर कहीं पर एक NH ग्रुप आ गया, एक NH ग्रुप आ गया और उससे अगले मोड़ पर कार्बोनिल ग्रुप आ गया, उससे अगले मोड़ पर क्या आ गया, एक कार्बोनिल ग्रुप, तो इन दोनों के बीच एक हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। हमें पता है हाइड्रोजन बॉन्ड नॉर्मली नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, हमारे अल्फा एमिनो एसिड के अंदर ये दो एलिमेंट ही प्रेजेंट है, तो इसी के बेस पर हम ये स्ट्रक्चर बना सकते हैं। इसमें केवल हाइड्रोजन बॉन्ड जो बनेगा वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन बनाएगा। ध्यान दें, एक मोड़ पर या तो नाइट्रोजन होगा या फिर ऑक्सीजन होगा, और उससे अगले मोड़ पर, उससे अगले घुमाव पर कह सकते हैं या मोड़ पर कह सकते हो, उससे अगला जो घुमाव होगा उस पर दूसरा एलिमेंट होगा और उसका एक हाइड्रोजन होगा। जैसे मान लीजिए पहले पर एक कार्बोनिल ग्रुप आ गया और दूसरे पर नाइट्रोजन का हाइड्रोजन आ गया, तो इन दोनों के बीच एक हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। ऐसे ही अगर हम बात करें इसके रिवर्स की, कि मान लीजिए पहले अपर वाले घुमाव पर एक NH ग्रुप आ गया, तो इससे अगले वाले घुमाव पर एक कार्बोनिल ग्रुप आ गया, तो इन दोनों के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। तो आप इन सभी के अंदर जितने भी हाइड्रोजन बनने की पॉसिबिलिटीज है, वो सारी पॉसिबिलिटीज आप शो करोगे और सभी के सभी हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। तो इस हाइड्रोजन बॉन्ड को बनाने के लिए बस आपको यही ध्यान रखना है कि जो हमारा राइट हैंडेड हेलिक्स है जिसमें घुमाव है, अगर उसके एक घुमाव पर इनमें से कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट है और अगले पर हाइड्रोजन है, तो दोनों के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। यही आपको ध्यान रखना है। और इसका अल्फा हेलिक्स की जो आपकी स्ट्रक्चर बनती है वो आपकी नोटबुक में गिवन है, आप वहां से इसको आप अच्छे से बना सकते हैं। वहां से आप इसको अल्फा हेलिक्स का स्ट्रक्चर आप बना लेना, बिल्कुल सही से गिवन है। बस आपको ध्यान रखना है एक घुमाव पर इनमें से कोई एक होगा, दूसरे पर हाइड्रोजन होगा, दोनों के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएंगे। जितनी भी पॉसिबिलिटीज है सभी पॉसिबिलिटीज को देखते हुए हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट हमारा आ जाता है बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर। जैसे मान लीजिए हमारे पास, अब बात करते हैं बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर। सेकंड हो गया, पहला हमारा हो गया अल्फा हेलिक्स, सेकंड हो गया हमारा बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर। अब इसमें क्या होता है, इन दिस स्ट्रक्चर 2 सेगमेंट्स ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, इसमें 2 पॉलीपेप्टाइड चेन होगी, कम्स क्लोज एंड गेट लिंक, नजदीक आते हैं और दोनों एक दूसरे से जुड़ जाते हैं इन डिसऑर्डर्ड जिगजैग सीक्वेंस। मतलब एक इनका कोई रेगुलर ऑर्डर नहीं होता, एक जिगजैग फॉर्म में सीक्वेंस बनती है। ऑक्सीजन एटम ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, जहां पर भी इसमें कार्बोनिल ग्रुप होगा, आप जानते हैं कार्बोनिल ग्रुप CO होता है, ये ऑक्सीजन एटम ऑफ कार्बोनिल ग्रुप्स ऑफ ऑल द एमिनो एसिड, जितने भी एमिनो एसिड्स है उसका जो कार्बोनिल ग्रुप है वो फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्ड। जितने भी एमिनो एसिड्स है उनका जो कार्बोनिल ग्रुप है उसका ऑक्सीजन एटम फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्ड विद हाइड्रोजन एटम ऑफ NH2 ग्रुप। मीन्स इस कार्बन का ऑक्सीजन होगा और इसका हाइड्रोजन होगा और ये सभी आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे। हाइड्रोजन एटम ऑफ NH2 ग्रुप प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ इट, जो कार्बोनिल ग्रुप के सामने जहां पर भी NH2 आएगा इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। बस कंडीशन क्या है कि कार्बोनिल ग्रुप के सामने NH2 ग्रुप का हाइड्रोजन एटम होना चाहिए जिससे कि दोनों के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बन सके। मैंने पहला सेगमेंट ये ले लिया जिसमें हम देखते हैं RCl, हम जनरली RHCOOH या आप इसको ऐसे लिख लीजिए NH2, ये हमारे पास इसके स्ट्रक्चर होते हैं। तो मैंने इसको R पहले लिख लिया, उसके बाद ये CH हो गया, CH के बाद ये CO हो गया, क्योंकि जब भी इसके अंदर बॉन्ड बनेगा तो ये यहाँ से OH बाहर निकल जाएगा। पेप्टाइड बॉन्ड में कार्बोक्सिलिक ग्रुप का OH ग्रुप निकलता है और NH2 ग्रुप से एक हाइड्रोजन बाहर निकलता है, ये दोनों वाटर मॉलिक्यूल बना के एलिमिनेट हो जाते हैं। तो R हो गया, CH, इस C से फिर क्या जुड़ा हुआ CO, फिर इस CO से नेक्स्ट कौन जुड़ेगा NH, फिर इस N से कौन जुड़ा होता है CHR, फिर इससे कौन जुड़ा होता है CO से फिर कौन जुड़ेगा NH से फिर CHR, फिर इस C से कौन जुड़ेगा कार्बोनिल ग्रुप, फिर इससे NH, फिर इससे CHR, ऐसे ये सीक्वेंस चलती रहेगी। और दूसरी भी मैंने इनके पैरेलल ऐसे ही एक सेम सीक्वेंस बन जाएगी, जैसे कि RS
आर सी एच, सी एच से फिर क्या जुड़ा हुआ है सीओ, सीओ से क्या जुड़ेगा आगे एनएच, एनएच से क्या जुड़ा होता है सी एच आर। क्योंकि जब हम इनकी सीक्वेंस बनाते हैं, आप देख लीजिए एक बार इसको, आर सी, यहाँ पे आपने एच ले लिया और यहाँ पे आपने आर लिख दिया और यहाँ पे आपने NH2 सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ एच। ऐसे ही आपने दूसरा एमिनो एसिड यहाँ पे लिखा है, तो आप ये देख लीजिए इन दोनों से बाहर निकल गया। अब मैंने क्या किया, आर पहले लिख दिया, फिर इसके बाद ये सी एच हो गया, सी एच से क्या जुड़ा हुआ है सीओ। अब ये सी डायरेक्टली किससे जुड़ जाएगा, इस नाइट्रोजन से। फिर ये नाइट्रोजन से क्या जुड़ा हुआ है सी, सी के पास क्या है एक हाइड्रोजन है, एक एल्काइल ग्रुप है आर, और फिर इस सी से कौन जुड़ गया सी डबल बॉन्ड ओ। फिर इसके बाद एक और अगर आप बनाते हो तो उससे भी क्या जुड़ जाएगा NH, फिर से सी आर एच। ऐसे ये कंप्लीट सीक्वेंस बना दी। अब हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनेगा कि कार्बोनिल ऑक्सीजन, जो कार्बोनिल एटम, जो कार्बोनिल ग्रुप है, इसका जो ऑक्सीजन एटम है, इसके सामने NH2 ग्रुप का हाइड्रोजन होना चाहिए। अब हम देखते हैं कि ये ऑक्सीजन है और ये हाइड्रोजन है, दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ रहे हैं, इसलिए इन दोनों के बीच एक हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे नाइट्रोजन का एक हाइड्रोजन हो गया और एक कार्बोनिल ग्रुप हो गया, इन दोनों के बीच एक हाइड्रोजन बॉन्ड और बन जाएगा। ऐसे ही फिर नेक्स्ट आता है हमारा ये लास्ट वाला, ये कार्बोनिल ग्रुप हो गया, ये नाइट्रोजन का हाइड्रोजन हो गया, तो एक हाइड्रोजन बॉन्ड इन दोनों के बीच बन जाएगा। तो इसलिए हमारे पास ये बीटा प्लेटेड सीट होती है, इसमें एक जो एक हमारी ये सीट होती है, ऐसी इसके ऊपर दूसरी होती है, ऐसी तीसरी होती है, और ये सभी आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ी होती है। और हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की पॉसिबिलिटी क्या है इसके अंदर कि एक का कार्बोनिल ग्रुप होगा और दूसरे सीट का जो NH2 ग्रुप होगा उसका हाइड्रोजन कार्बोनिल ग्रुप के सामने आना चाहिए। अगर दोनों एक दूसरे के आमने सामने आते हैं तो दोनों के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, जो हम नेक्स्ट वीडियोज में देखेंगे। अब आप यहां तक का काम कंप्लीट ऐसे करें।